आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं की गणित विषय की बोर्ड परीक्षा पर आधारित बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो का जो प्ले लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसका पहला वीडियो करेंगे, जिसके अंतर्गत हम गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं पर आधारित सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के पॉइंट्स जो है हमारे उनको हम देखेंगे, उनको आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बोर्ड परीक्षा के लिहाज से यह टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर करने हैं, तभी आप आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न पत्र आने वाला है उसको आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो इसके लिए आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसके अलावा बाकी के अध्यायों के बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो जो आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनको भी आप एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेसिक कॉन्सेप्ट आधारित छोटे प्रश्न आते हैं, उसको आप आसानी से अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आंसर दे सकते हो। तो अध्याय 1 की बात करें तो इस अध्याय 1 में से कुल 4 अंकों के प्रश्न आने हैं, जिनमें से एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ टाइप का, एक प्रश्न आएगा अति लघुत्रात्मक टाइप का। ये दोनों ही प्रश्न एक एक अंक के हैं और इसके अलावा 1-2 अंकों का लघुत्रात्मक प्रश्न भी आना है। तो ये 4 अंकों की अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस अध्याय का पहला बेसिक कॉन्सेप्ट पॉइंट, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, इसका मीन क्या है, आपने देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या है, उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और यह गुणनफल अभाज्य संख्याओं के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम को अगर हम इंपॉर्टेंस ना दें तो यह गुणनफल जो है वो अद्वितीय होता है, यानी उसके जैसा कोई और गुणनफल नहीं हो सकता। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है 60 का। 60 एक भाज्य संख्या है, आप सभी जानते हैं, और जब हम 60 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 60 के गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इन्हीं गुणनखंडों को हम क्रम को ना ध्यान में रखें तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो ये आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, लेकिन परंतु यहाँ पर एक बात निश्चित है कि इन्हीं गुणनखंडों को हमने लिखना होगा। इनके अलावा कोई और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम 60 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो स्पष्ट है कि 60 को केवल 2, 3 व 5 के गुणनफल के रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं, अन्य अभाज्य संख्याओं के द्वारा नहीं। तो ये गुणनखंड प्रमेय का जो पहला पॉइंट है, आपको ये याद हो गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट का, कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके बाद इसका आगे वाला पॉइंट है, गुणनखंड प्रमेय के बाद दूसरा पॉइंट है महत्तम समापवर्तक, यानी मैस है, जिसे हम HCF भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके ऊपर क्वेश्चन आते होते हैं बोर्ड के एग्जाम में, कक्षा 10वीं के 1 अंक का MCQ क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पहले तो ये देखिए मैस है ज्ञात कैसे किया जाता है। मैस है ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ घात वाले गुणनखंडों का गुणा करते हैं। हमें जो भी संख्याएं दे रखी है, अगर हमें उनका मैस है ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, तो उनके गुणनखंडों में से हमने जो उभयनिष्ठ घात है वो वाले गुणनखंड ले लेने हैं। जैसे कि हमने 45 और 60 का मैस है ज्ञात करना है, तो 45 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणनखंड आपको करने आते होंगे। अब 60 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इन दोनों में से अगर हमें मैस है ज्ञात करना है तो इनमें देखिए पहले 2 को देखें, अगर 2 60 में तो आया हुआ है 2 बार, लेकिन 45 में नहीं है, इसका मतलब 2 के कोई भी उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड नहीं बन रहे। अब अगला गुणनखंड 3 है, तो 3 45 में तो 2 बार आया हुआ है और 60 में केवल 1 बार आया हुआ है, तो उभयनिष्ठ तो केवल एक ही हो सकता है, कॉमन तो एक ही लिया जा सकता है इसमें से। इधर 2 है इधर 1 है, तो 1 कॉमन आ गया। आगे अगला गुणनखंड है 5 का, जिसमें दोनों में एक एक बार 5 आया हुआ है, तो 5 को भी हम एक बार ले लेंगे। तो में से क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 और 5 का गुणा, 3 × 5 15। और अगर आपको में से की परिभाषा पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैंने यहाँ नोट लगा के लिखी है, में से यानी HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, या पूर्णतः विभाजित करती है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, जिसे 45 और 60
3 के टेबल से भी विभाजित होते हैं, 5 के टेबल से भी विभाजित होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15। 15 से भी ये विभाजित हो रहे हैं। 15 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 45 और 60 को एक साथ विभाजित कर सके। तो ये सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए इसी को ही हम मैसे कहते हैं। ओके, मैसे के बाद में महत्तम समापवर्तक के बाद में अगला टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त्य यानी लैसे एलसीएम। अब लैसे कैसे ज्ञात करते हैं, इसका भी क्वेश्चन आता है आपकी पेपर में। लैसे ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का गुणा करते हैं। उसमें क्या था? अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ घात वाले गुणनखंडों का गुणा करते हैं, लेकिन लैसे में अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का गुणा करते हैं। मैसे और लैसे में एक आप अंतर ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे और दोनों में से मिक्सअप कर देते हैं। जहां मैसे ज्ञात करना होता है वहां लैसे ज्ञात कर बैठते हैं, और जहां लैसे मैसे ज्ञात करना होता है वहां लैसे और लैसे की जगह मैसे ज्ञात कर देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, लैसे के अंदर यानी एलसीएम के अंदर अधिकतम घात लेनी है, जबकि मैसे जिसमें कॉमन लेना होता है तो कॉमन वाले में न्यूनतम घात लिख दो या उभयनिष्ठ घात लिख दो। ठीक है, अब उदाहरण है 20, 40 और 60 तीन संख्याएं हैं और इनका हमें लैसे ज्ञात करना है। तो पहले हमने 20 के गुणनखंड कर लेने हैं, 40 के भी गुणनखंड कर लेने हैं और 60 के भी गुणनखंड कर लेने हैं। अब अधिकतम घात में आप देखो 2 की घात कितनी है, इसमें 2 बार आया हुआ है तो 2 की घात 2 है, इसमें 2 की घात 3 है, 3 बार आया हुआ है, इसमें 2 की घात 2 है। तो अधिकतम घात किस में है? 40 में। 2 की अधिकतम घात है इसमें 40 में, 3 बार आया हुआ है 2, तो 3 बार लिखेंगे इसे। 2 से बड़ा 3, 3 20 वाले गुणनखंडों में नहीं है, 40 वाले में भी नहीं है, लेकिन 60 वाले में एक बार आया हुआ है। तो 60 वाले में एक बार है, इसलिए हम यहाँ से एक 3 को ले लेंगे। चाहे आपको इसमें दिख रहा होगा एक ही बार आया हुआ है ये मैक्सिमम, और केवल 60 में आया हुआ है, तो इसको लेना है एक बार। फिर अब अगला गुणनखंड 5 है, 5 तीनों में ही एक एक बार आया हुआ है, तो अधिकतम तो हम किसी को नहीं कह सकते, तीनों इक्वल है। यहाँ भी 5 एक बार है, यहाँ पर भी 5 एक बार है, यहाँ पर भी 5 एक बार है। तीनों में एक बार होने के कारण हम किसी एक को ले लेंगे, अधिकतम एक ही बार आया हुआ है तो 5 लिख देंगे। तो इनका सभी का गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, गुणा करने पर हमें इनका आंसर मिल जाएगा 120। और अगर हम लैसे की परिभाषा देखें तो लैसे की परिभाषा होती है, लैसे यानी एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या को हम लैसे बोलते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है लैसे और मैसे का, वो क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आएगा अगर आपने ये दोनों टॉपिक क्लियर करे हैं तो। अब आगे चलते हैं, इसके ऊपर थोड़ा और वाइड चलते हैं। लैसे और मैसे के बीच में एक संबंध होता है लैसे और मैसे का, वो भी आप देख लो। अगर हमें कोई दो संख्याएं दे रखी है, एक संख्या n1 है और दूसरी संख्या n2, तो उन दोनों संख्याओं के लिए क्या होगा, अगर हम दोनों संख्याओं का लैसे ज्ञात कर लें, मैसे ज्ञात कर लें और दोनों संख्याओं का गुणा कर दें तो वो इक्वल होते हैं। लैसे और मैसे का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के इक्वल होता है, यानी लैसे गुणा मैसे बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसको भी हम काम में लेते हैं। अब ये फॉर्मूला कब काम में आता है तो ये भी ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें एलसीएम नहीं दिया होता, एचसीएफ दिया होता है और दोनों संख्याएं दे रखी होती है, या एचसीएफ और एलसीएम में से कुछ नहीं दिया हुआ, या फिर इन दोनों में से कोई एक नंबर नहीं दिया हुआ। तो हमें इन चारों में से 3 वैल्यू पता होगी और चौथी वैल्यू को अगर ज्ञात करने के लिए बोला जाता है तो हम ये वाला फार्मूला काम में लेते हैं। ओके, अब ये सूत्र कहाँ काम में आता है, मैंने यहाँ नीचे भी लिखा है। यह सूत्र उस समय प्रयोग करें जब दो संख्याएं उनका एचसीएफ उनका एलसीएम में से एक अज्ञात हो। इन चारों में से दोनों संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ चारों में से कोई एक अज्ञात हो, तब हम ये फार्मूला काम में लेते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। में आगे चलते हैं, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मैसे और लैसे के ऊपर ही हमारा अगला टॉपिक है। इसमें हमें अलग अलग प्रकार की संख्याओं को देखना है, जैसे कि मैसे और लैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखो। लैसे और मैसे पर अलग अलग प्रकार की संख्याएं हो, जैसे दो क्रमागत संख्याओं का मैसे अगर ज्ञात करना हो या दो क्रमागत संख्याओं का लैसे ज्ञात करना हो, तो ऐसा प्रश्न
न्यू टाइप के अंदर एबेस अदय वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि दो क्रमागत संख्याएं हैं, उनका मैस है कितना होगा, उनका लेस है कितना होगा। तो आप ये देखो, क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका मैस है 1 होगा, और क्रमागत संख्याएं हैं तो लेस है क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणा होगा। जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं, क्रमागत लेनी है, लगातार आने वाली संख्याएं 5 और 6, ये दो क्रमागत संख्याएं हैं। तो 5 और 6 दोनों क्रमागत होने के कारण ये किसी एक टेबल में कॉमन नहीं आ सकती, एक पहाड़े में नहीं आ सकती, किसी भी पहाड़े में नहीं आती। दो लगातार संख्याएं किसी भी टेबल में आ नहीं सकती, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। इसका तात्पर्य क्या होगा, इनका मैस है 1 होगा। और अगर ये दोनों संख्याएं क्रमागत है तो इनमें कोई पहाड़ा कॉमन नहीं आ रहा, तो इनके जो गुणनखंड होंगे वो भी अलग अलग होंगे, दोनों के गुणनखंड अलग अलग होने के कारण इनका जो लेस है होगा वो सारे गुणनखंडों का गुणा होगा, यानी दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। आगे सवाल है हमारा दूसरा पॉइंट, दो क्रमागत विषम संख्याओं का मैस है। दो विषम संख्याएं हो जो कि क्रमागत हो तो उनका मैस है 1 होता है, और उनका लेस है दोनों संख्याओं का गुणा होता है। अब याद रखना, अगर जिनका मैस है 1 है तो लेस है क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणा। मैस है 1 होने पर दोनों संख्याओं का गुणा। दो अभाज्य संख्याओं का मैस है भी 1 होता है तो उनका लेस है दोनों संख्याओं का गुणा होगा। थोड़ा सा ये मैं आपको क्लियर कर दूं, दो क्रमागत विषम संख्याएं जैसे 7 एक विषम संख्या है, 7 के जस्ट बाद 9 आता है, तो ये दोनों क्रमागत संख्याएं हैं, विषम संख्या है। 7 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता, इसका मैस है 1 होगा। और 7 और 9 के गुणनखंड आपस में अलग अलग होंगे तो इनका जो लेस है होगा वो भी क्या होगा, लेस है होगा वो भी क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अब आगे है, दो अभाज्य संख्याओं का मैस है 1 होता है और लेस है होता है दोनों संख्याओं का गुणा। अभाज्य संख्याएं जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 एक अभाज्य संख्या, और 11 के बाद कोई एक नंबर और ले लो, क्रमागत लेना जरूरी नहीं है। 11 के अलावा जैसे 7 है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, 11 हो गया 7 हो गया। या फिर हम 3 संख्याएं भी ले सकते हैं, इसमें 3 या 4 या जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी ले सकते हैं अपने। तो 11 और 7 दो संख्याओं की बात करें तो इनमें कुछ कॉमन तो आना नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा इसका मतलब मैस है 1 होगा, और लेस है क्या होगा, इनका दोनों का गुणा होगा, 11 × 7 होगा। ओके, अगर 3 संख्याएं हैं, मान लो इसके साथ मैंने एक संख्या और ले ली, यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 11 × 7 × 3 ये तीनों का गुणा होगा, इनका लेस है। आई होप आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला डी पॉइंट है, इसमें सह अभाज्य संख्याओं का मैस है 1 होता है, लेस है उनका दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। अगर सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मैस है 1 होगा, क्योंकि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, पहले तो आप ये समझ लो, सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो आपस में डिवाइड ना हो सके, सह अभाज्य आपस में ना हो सके। वो खुद संख्या एक भाज्य या अभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन परस्पर उनमें कोई कॉमन नहीं आता। जैसे 8 एक भाज्य संख्या है और 9 एक भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों संख्याएं परस्पर खुद में देखें तो ये दोनों संख्याएं क्या है, किसी भी टेबल में नहीं आती, तो ये दोनों संख्याएं परस्पर अभाज्य है, आपस में किसी टेबल से नहीं कटती है। अगर मैं ऐसे 8/9 लिख दूंगा तो ये आपस में नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे 17/34 लिख दिया, ये तो 17 के टेबल में आ रहा है, कट गया ये, लेकिन हमने वो संख्याएं देखनी जो कटे ना, तो उनको, उन दोनों संख्याओं को हम परस्पर अभाज्य सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब इनका मैस है 1 होगा, और लेस है, जब मैस है 1 है तो लेस है क्या होगा, इनका दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। छोटे छोटे से ही प्रश्न है बच्चों, ये आराम से आपको समझने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और आपको अच्छे से इनकी तैयारी करनी है। आगे है इसके बाद, दो क्रमागत सम संख्याओं का मैस है। दो क्रमागत सम संख्याएं अगर हमारे पास देखें, हमारे पास दो क्रमागत सम संख्याएं, तो एक जैसे 10 है, दूसरा है 12, ये दोनों क्रमागत संख्याएं हैं, सम संख्याएं, तो इनका मैस है क्या होगा। तो जब हम दो लगातार सम संख्याएं लेते हैं तो उनमें 2 कॉमन आ जाता है, ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो रही है, ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो रही है। ओके, तो 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए इनका मैस है क्या होगा, 2 होगा। और 2 से डिवाइड होने के अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होती है, तो इनका मैस है तो 2 होगा, और लेस है क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणा बटा में इनका मैस है 2, दोनों संख्याओं का गुणा बटा 2। ओके, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है छठा,
किसी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है, q का मान कभी 0 नहीं हो सकता, p व q पूर्णांक है, p व q सहभाज्य है। ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। न्यू टाइप में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि p बटा q अगर एक परिमेय संख्या है तो कौन सा कथन सत्य है, ये और ये और ये, और चौथा ऑप्शन दिया जा सकता है उपरोक्त सभी। तो तीनों ही सही है, तो चौथा ऑप्शन उसमें अपने को टिक करना है। q का मान कभी 0 नहीं होता, p व q पूर्णांक संख्याएं होती है और p व q सहभाज्य भी होती है, ये याद रखना, ठीक है। अब आगे 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अंडर रूट a एक परिमेय संख्या है यदि a एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अंडर रूट a एक परिमेय संख्या है यदि a एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर a एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे 16 हो गया, 4 हो गया, 25 हो गया, तो अंडर रूट में रहने पर वो अंडर रूट की वैल्यू निकल जाएगी। अंडर रूट 25 है तो 5 आंसर होता है, अंडर रूट 36 है तो 6 आंसर होता है, तो 6 तो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, अंडर रूट में अगर आपको पूर्ण वर्ग संख्या दिख जाए, अंडर रूट में 4 लिखा हुआ मिल जाए, 16 लिखा मिल जाए, 9 लिखा मिल जाए, 25 लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको उसे परिमेय ही मानना है, अरे अपरिमेय नहीं मानना, ठीक है। 8वां पॉइंट है, अंडर रूट a एक अपरिमेय संख्या है यदि a एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ, अगर अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ संख्या है वो अपरिमेय संख्या होगी, ये पूरा अगर अंडर रूट a अपरिमेय होगा यदि a एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अंडर रूट में a लिखा हुआ है, अगर a की जगह पर 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 12 आ जाए, 26 आ जाए, ऐसा कोई नंबर आ जाए जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, तो वह एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। और ये भी याद रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। हम पाई के अलग अलग मान लेते हैं, परिमेय रूप में मान लेते हैं इसे, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि पाई की वैल्यू अभी तक निकाली नहीं जा सकी है, तो पाई को हम अपरिमेय मानते हैं। हालांकि पाई की जब वैल्यू लिखते हैं तो 22/7 लिखते हैं, और 22/7 एक परिमेय संख्या है, और 3.14 लिखते हैं पाई का दूसरा मान, तो वो भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई अगर लिखा मिल जाए तो वह एक अपरिमेय संख्या होती है, ये याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है 10वां, दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग करने पर सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती है। दो परिमेय संख्याएं हैं, चाहे उनका योग कर लीजिए यानी जोड़ कर लीजिए, चाहे उनका अंतर यानी घटाव कर लीजिए, चाहे आप उनका गुणा कर लीजिए या उनका भाग कर लीजिए, हमेशा आंसर जो आएगा वो एक परिमेय संख्या ही रहेगी, ठीक है। अब अगला है इसमें 11वां पॉइंट, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणा और भाग करने पर सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का चाहे जोड़ कर दीजिए, चाहे घटाव कर दीजिए, चाहे गुणा कर दीजिए या भाग कर दीजिए, आंसर आएगा वह अपरिमेय ही रहेगा, ओके। अब अगला 12वां पॉइंट इसमें याद रखना, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग करने पर परिमेय या अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। दो परिमेय संख्याएं हैं, उनका योग कर लो, अंतर कर लो, गुणा कर लो या भाग कर लो, तो क्या आंसर आएगा, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखने वाला है। इसमें तो दोनों परिमेय है तो परिमेय आंसर आएगा, दोनों संख्याओं में से एक संख्या परिमेय और दूसरी अपरिमेय है तो अपरिमेय आएगा। लेकिन अगर दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं तो आंसर क्या आएगा, परिमेय भी आ सकता है या अपरिमेय भी आएगा, योग, अंतर, गुणा और भाग करने पर, ओके। ये 12 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आप वीडियो को लाइक करें। इसके बाद हम अगला पॉइंट करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 अंकों का यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाला। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 अंकों का एक प्रश्न आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि इनमें से कोई भी नंबर दे दिया जाता है तो उसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो 4 प्रकार की अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे कि एक नॉर्मल संख्या होगी √2, √3, √5, √7 आदि, ये वाली संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। एक तो इन पर प्रश्न पूछा जा सकता है, या यही संख्याओं को 1/√2, 1/√3, 1/√5, 1/√7 इस तरह से लिखकर भी हमें पूछा जाता है कि ये संख्याएं अपरिमेय सिद्ध कीजिए। तीसरे टाइप का प्रश्न जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया हुआ होता है, ये 2 का √3, 2 √3, 3 √2, 5 √2, 2 √5, ये गुणा के रूप में है। बाहर वाला संख्या परिमेय और अंदर वाली संख्या अंडर रूट में लिखी हुई है ये अपरिमेय, तो दोनों का गुणा किया हुआ है।
इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप पूछे जा सकते हैं। और लास्ट, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव, और इसके अंदर ही जैसे गुणा भी आ गया बीच में, ठीक है। तो इस तरह इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं उनको भी सिद्ध किया जा सकता है कि ये संख्या अपरिमेय है। इन चारों में से किसी भी टाइप का एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में हर हालत में देखने को मिलेगा। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से समझना। मैंने एक एक करके सभी चारों ही पॉइंट्स में से एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाया है, और उसको अगर आप सीख लेते हैं तो बाकी वाले जो क्वेश्चन है इसमें जो बचे हुए हैं मान इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इनमें से बन सकता है, वो सारे आप आराम से कर पाओगे। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इनके अंदर, इनको सिद्ध करने वाले में मैंने थोड़े लेंथी क्वेश्चन जरूर कराए हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में से अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करनी होती है। जैसे कि पहले टाइप के जो ये प्रश्न थे इनमें से हमने एग्जाम्पल लिया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए एक रूल है, विरोधाभास का नियम बोलते हैं जिसे, उस नियम का हम उपयोग कर कर इसे सिद्ध करेंगे। सर्वप्रथम विरोधाभास का नियम क्या कहता है कि जो हमने सिद्ध करना है उसे न मानकर कुछ और मान लो उस संख्या को, और बाद में हम हमारे कथन को गलत सिद्ध कर देंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है कि अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम शुरुआत करेंगे प्रश्न की कि सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय तो सिद्ध करना है, हमने परिमेय मान लिया। और परिमेय संख्या के बारे में हमें पता ही है कि इस संख्या को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो हम इसे लिखेंगे, मान लेंगे हम इसे कि माना √2 है वो बटे का कोई नंबर है, तो बटा में कुछ भी लिखा जा सकता है। हमने यहाँ A/B लिखा है, आप P/Q भी लिख सकते हो या X/Y भी लिख सकते हो। तो हम इसको A/B के रूप में लिख चुके हैं यहाँ पर। अब A और B के बारे में आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया था कि ये A और B क्या होते हैं, B ≠ 0 होना चाहिए। इसके अलावा A व B पूर्णांक होने चाहिए, A व B सहभाज्य होने चाहिए। तो तीनों ही बातें यहाँ लिख दी मैंने। √2 बराबर A/B था, जहां पर B का मान 0 नहीं हो सकता, A व B सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो कि ये वाला जो नंबर है अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो √ तो इसके ऊपर से हट जाएगा, तो इसका वर्ग करने पर √ हटाना है। वर्ग करने पर √2 का होल स्क्वायर बराबर में A/B है, इस तरफ भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका तो हो गया √ खत्म, 2 बन गया, और इधर क्या लग जाएगा, ऊपर भी A² हो गया, नीचे B² हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 के बटा में 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके 1 है, तो 2 का गुना तो होगा तिरछा गुना B से, B² से तो 2B², और 1 का गुना होगा A² से, तो 2B² बराबर A², और बराबर में आ जाएगा B², 2 हटकर बटा में चला गया A² के, A² बटा 2, B² की वैल्यू आ गई A² बटा 2। समीकरण 1 मान ली। इसको समीकरण 1 मानने के पीछे कारण ये है कि हमें ये पता है कि अगर बटा में कोई नंबर आया है और सामने का जो आंसर है वो एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक का मतलब इसने इसको पूरा पूरा डिवाइड करा है तभी तो पूर्णांक आएगा ना। तो ये B² एक पूर्णांक है, और ये पूर्णांक होने का मतलब हुआ A² में 2 का पूरा पूरा भाग गया है, डिवाइड करा है इसने 2 ने A² को। तो लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि A² 2 से पूर्णतः विभाजित है। A² जो है ना वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो प्रमेय 1 है आपके बुक में 1.2, वो प्रमेय ये कहती है कि अगर किसी संख्या का वर्ग है वो किसी अन्य नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो भी उस संख्या से डिवाइड होगा। अगर A² 2 से डिवाइड हो रहा है तो A भी 2 से डिवाइड होगा, तो A भी 2 से पूर्णतः विभाजित है, ये पॉइंट हमने लिखेंगे। फिर इसके बाद अगर A 2 से डिवाइड हो रहा है पूर्णतः, तो इसका मतलब क्या हुआ, A जो है वो 2 का एक गुणज होगा, 2 के पहाड़े में आने वाला कोई नंबर होगा ना। 2 से डिवाइड कौन सी संख्याएं होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यही संख्याएं होती है 2 से डिवाइड। जैसे 24 हो गया, 36 हो गया, 28 हो गया, तो वो सब 2 के टेबल में आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, A 2 का एक गुणज है। गुणज है तो हम इसे लिख सकते हैं A बराबर 2C। A को हम 2C मान सकते हैं, 2 इंटू समथिंग, कोई भी एक नंबर होगा 2 के गुणा में, तो A बराबर 2C। A का मान अब हम समीकरण 1 में रख देंगे। ये A का मान जब 2C हमने निकाला है तो इसको समीकरण 2 मान लिया, इस A के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, ये वाली एक समीकरण है। तो पहले तो B² बराबर, अब आगे देखो A² यानी कि A को 2 बार लिखना है, स्क्वायर का मतलब वो संख्या 2 बार लिखी जाती है, तो 2C A का मान है तो इसको 2 बार लिख दिया, 2C गुणा 2C, और बटा में इसके ये वाला 2 यहाँ लिख दिया। 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा B² बराबर 2C², ठीक है।
बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2c²। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब c² की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से b²/2। b²/2 ये c² की वैल्यू आई है, 2 को ले गए हम इधर बटा में, तो c² बराबर आ गया b²/2। अब अगले पेज पे चलते हैं। इस वैल्यू को देखते हुए, समीकरण 3 को देखते हुए स्पष्ट हो रहा है कि अब b² के बटा में 2 है, तो इसका तात्पर्य ये होगा कि b² भी 2 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। और प्रमेय 1.2 ये कहती है कि अगर b भी डिवाइड हो रहा है, तो b² भी डिवाइड हो रहा है 2 से, तो b भी 2 से डिवाइड होगा। तो इस प्रमेय का हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसके बाद हम, क्योंकि b जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो b का मान हम 2 का एक गुणज लिखेंगे और b का मान लेंगे 2 × d, जहाँ d एक पूर्णांक है। अब b का मान 2d है, तो हमने शुरू में माना था √2 को a/b, तो a की वैल्यू 2c, b की वैल्यू 2d हमने अब पीछे निकाली थी मान के, तो a/b बराबर आ गया 2c/2d। तो यहाँ हमें ये पता लग रहा है कि a और b आगे विभाजित होकर 2 के गुणनखंड को कॉमन इसमें मिल रहा है हमें, तो लिखेंगे अर्थात a व b का 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। a का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 2 है। अब अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, तो हमने शुरू में तो ये माना था कि a व b सहभाज्य है, वो सहभाज्य नहीं हो सकते, कुछ भी कॉमन नहीं आना था उसमें, लेकिन यहाँ पर आया हुआ है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि a व b सहभाज्य नहीं हो सकते। और जब हम इस a व b को सहभाज्य नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, अगर ये सहभाज्य नहीं है, तो इससे क्या पता चला कि हमने शुरू में जो √2 को परिमेय माना था वो गलत हो गया। √2 को परिमेय मानना गलत है, और √2 को अगर परिमेय मानना गलत है तो √2 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय नहीं है संख्या तो वह अपरिमेय होगी। कोई संख्या क्या हो सकती है? या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो परिमेय तो है नहीं ये, तो इसका तात्पर्य होगा कि ये √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर होता है प्रूव। हमने √2 को प्रूव कर दिया। आप √3 को करना चाहें, चाहे √5 को करना चाहें, या √7 को करना चाहें, या कोई और नंबर करना चाहें, इस विधि से आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मैंने एक एक स्टेप को कवर करा है, तो आपको थोड़ा बड़ा लगा होगा। शॉर्ट में मत जाना, आप शॉर्ट में करोगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपके नंबर काटे, तो इसलिए अच्छा है कि 2 नंबर में से 2 नंबर लेना चाहो तो पूरे का पूरा ये क्वेश्चन सोल्व करना। बिल्कुल इसी तरह से हम आगे इसका जो दूसरा टाइप था, दूसरे टाइप के जो अभाज्य संख्याएं थी उनको भी देख लेते हैं। जैसे बटे वाले नंबर थे 1/√2, 1/√3, 1/√5, 1/√7। इनमें से अगर कोई अपरिमेय संख्या पूछी जाए हमें सिद्ध करने के लिए, तो कैसे करना है? तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें 1/√3 को अपरिमेय सिद्ध करना है। हमारा क्वेश्चन का जो पैटर्न है बिल्कुल वही है, सेम ही। क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदलना, बिल्कुल भी नहीं बदलना, बस नंबर चेंज होने के कारण, संख्या चेंज होने के कारण हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़े बहुत कम ज़्यादा इसमें हुए हैं। तो सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि 1/√3, क्योंकि इसी को प्रूव करना है ना, तो 1/√3 को एक परिमेय संख्या मान लिया, और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/√3 को हम मान लेंगे a/b, जहाँ पर ये लाइन लिखनी होती है, कंपलसरी है ये लाइन जरूर लिखनी है आपको। अगर ये ना लिखोगे तो नंबर काटा जाएगा। b ≠ 0 और a व b सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अब इसके बाद वर्ग कर देना है, क्योंकि इसका भी वर्ग करने पर ये अंडर हट जाएगा यहाँ से। अगर अंडर हट रहा है गुणा वर्ग करने पर, तो हमें उसका वर्ग हटाना है, अंडर हटाना है, सॉरी। तो अंडर इसका हट जाता है अगर हम वर्ग कर दे तो वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ। तो 1/3 बराबर आएगा a²/b²। तिरछा गुणा करेंगे तो 3 का गुणा a² से होगा 3a², और 1 का गुणा होगा b² से, तो बराबर में b²। 3a² बराबर b²। 3 को हटाकर बटा में ले जाइए। हमेशा याद रखना ये गुणा में जो भी नंबर होता है, 3, 5, 2 जो भी होगा, उसको आप बटा में ही रखोगे, गुणा में नहीं रखोगे। तो 3 को इधर हम लेकर जाएंगे तो a² बराबर आ जाएगा b²/3, यानी b² के बटा में 3 आ गया इस बार। तो हम लिखेंगे स्पष्ट है कि b² 3 से पूर्णतः विभाजित है, जैसा पिछले क्वेश्चन में लिखा था। तो 1.2 पर में ये कहती है कि अगर किसी संख्या का वर्ग अन्य संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो वह संख्या जो है वह भी उस संख्या से डिवाइड होगी। तो b² 3 से डिवाइड हो रहा है, तो b² की जगह पर b आ जाएगा, और b भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। और अगर ये विभाजित हो रहा है तो b क्या होगा? 3 का एक गुणज होगा, तो लिखेंगे अर्थात b 3 का एक गुणज है। और गुणज है तो इसका मतलब हम मान लेंगे b का मान बराबर में 3c। b का मान 3 × समथिंग, कुछ भी नंबर, तो c लिख देंगे। जैसे a b तो पहले से चला आ रहा था, तो आगे तीसरा नंबर c लिख दिया, समीकरण 2 मान लीजिए। अब ये जो b का मान है, इस मान को हम समीकरण
एक में रखेंगे। समीकरण एक हमारे पास ये है, बी का मान समीकरण एक में रखने पर इस वाले समीकरण में ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी का मान 3c है तो 2 बार लिख देंगे, 3c इंटू 3c बटा में 3, ये वाला 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। और जब ए स्क्वायर का मान 3c स्क्वायर है तो यहाँ से 3 को ले जाएंगे बटा में, तो सी स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर बटा 3, ए स्क्वायर के बटा में 3 आ रहा है। तो इस बार जैसे हमने यहाँ लिखा था बी स्क्वायर के बटा में 3 था, तो ये लाइन बी के लिए लिखी थी, अब सेम ये तीनों लाइनें अगले पेज पर हम ए के लिए लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम ए स्क्वायर में, फर्स्ट है कि ए स्क्वायर जो है वह 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो प्रमेय 1.2 से ए भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, और ए का मान हम 3 का एक गुणज होने के कारण 3 इंटू डी मान लेंगे, 3d मान लेंगे। तो शुरू में हमने संख्या लिखी थी 1/√3 बराबर ए बटा बी, और ए बटा बी में ए का मान 3d और बी का मान 3c, तो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो लिख देंगे अर्थात ए व बी का 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ए व बी सहभाज्य नहीं हो सकते इसलिए क्योंकि गुणनखंड उभयनिष्ठ आ रहा है। तो शुरू में हमने 1/√3 को परिमेय माना था, वो गलत हो गया, 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के साथ आप कंपेयर करोगे तो आपको ये लगेगा कि दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है भी इक्वल, क्योंकि संख्या बदली है, पैटर्न नहीं है इसमें चेंज हुआ। और बिल्कुल ऐसा ही आपको अगले क्वेश्चन में भी लगेगा। इसका जो अगला टाइप है ना, तीसरा टाइप, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणा है, इस सवाल को भी आपको इसी पैटर्न से करना है। हालांकि हो सकता है बुक में या कहीं और कोई टीचर्स आपको कुछ अलग मेथड से करवाते हो, और अगर आपको अच्छे से वो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी से करना। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप ये तीनों ही टाइप के क्वेश्चन, जैसे पहला टाइप का, दूसरे टाइप का और तीसरे टाइप का, एक ही पैटर्न से करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अभ्यास भी अच्छे से कर पाओगे। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल वैसे ही करना है, सिद्ध करना है। जैसे हमने ये नंबर ले लिया, इसमें 2/√3, इसको एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि 2/√3 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको 2/√3 को a बटा b की फॉर्म में लिख दिया, और ये कॉमन लाइन जो आपको हर बार लिखनी होती है, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 है, a व b सहभाज्य पूर्णांक है। ये लिखने के बाद आपको देखो वर्ग करने पर ये अंडर रूट हट जाएगा, 3 के ऊपर अंडर रूट आया हुआ है, ये हट जाएगा। तो वर्ग कर दीजिए, इस तरफ भी वर्ग, दूसरी तरफ भी वर्ग। अब यहाँ पर वर्ग कैसे सॉल्व किया है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2/√3 गुणा 2/√3, 2 बार जब गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 से होगा 4, और √3 और √3 गुणा होने पर 3 बन जाता है, ये बन जाएगा 4×3 12 बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से इसका हमने वर्ग करने पे डायरेक्ट 12 आंसर लिख दिया। 12 बराबर आ गया ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब 12 का गुणा बी स्क्वायर से होगा, इसके बटा में 1 है, 1 से गुणा तो ए स्क्वायर का होगा, और बी स्क्वायर का गुणा 12 से होगा, तो 12 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर बटा 12। ए स्क्वायर के बटा में 12 है, तो समीकरण 1 से हमें ये पता चला कि ए स्क्वायर जो है वो 12 से डिवाइड होगा। और अगर प्रमेय 1.2 से देखें तो ए स्क्वायर अगर 12 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 12 से पूर्णतः डिवाइड होगा। ओके, और अगर 12 से डिवाइड हो रहा है तो ए क्या होगा, 12 का एक गुणज है, और अगर ए 12 का गुणज है तो हम ए को लिख सकते हैं 12 इंटू सी, 12c। अब ए का मान समीकरण 1 में रखोगे तो बी स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर यानी कि 12c गुणा 12c, और बटा में ये वाला 12 से 12 एक कटेगा, तो बी स्क्वायर बराबर आएगा 12c स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर बटा 12। ओके, ये बी स्क्वायर बटा 12 आया है, ऊपर ए स्क्वायर बटा 12 था, तो अब हमने ये ए स्क्वायर के लिए ये 2-3 लाइनें लिखी थी। अब ये बी स्क्वायर के बटा में 12 है, तो ये सेम लाइनें अब हम बी स्क्वायर के लिए लिखेंगे, तीनों ही लाइनें। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से स्पष्ट है कि बी स्क्वायर 12 से पूर्णतः विभाजित है, तो 1.2 प्रमेय से बी भी 12 से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात बी 12 का एक गुणज है, और गुणज है तो हम इसे मान लेंगे बी बराबर 12 इंटू डी, 12d। तो शुरू में हमने 2/√3 माना था a बटा बी, ए की वैल्यू आ गई 12c और बी की वैल्यू आ गई 12d, तो 12 कॉमन आ गया ना इसमें, तो लिखेंगे अर्थात a व b का 12 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, a का और b का 12 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। और जब 12 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, a व b सहभाज्य नहीं हो सकते, a और b सहभाज्य नहीं हो सकते। सहभाज्य में तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है, तो a
वह भी सहभाज्य नहीं हो सकते, तो 2√3 को परिमेय मानना गलत है। और अगर 2√3 को परिमेय मानना गलत है तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर प्रूव होता है। अब ये तीनों ही टाइप के जो प्रश्न मैंने करवाए हैं बिल्कुल एक जैसे थे, और इनमें बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। अगला इसका जो चौथे प्रकार का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज है, और वो क्यों चेंज है उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये जो प्लस माइनस में आते हैं ना, 2 प्लस √3, 3 माइनस 2√5, 6 प्लस 2√3, इस प्रकार की जो अपरिमेय संख्याएं होती है, अगर उनको प्रूव करना है अपरिमेय, तो कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ा पैटर्न अलग है, लेकिन आपको पिछले क्वेश्चंस की बजाय यहाँ पर कम लिखना पड़ेगा और आसानी से आपको समझ में भी आएगा। तो जिस भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है, पहले तो आपको ये 2-3 लाइनें तो लिखनी होती है। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि जो भी नंबर है 3 माइनस 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर इसे मान लेंगे 3 माइनस 2√5 बराबर A/B, जहाँ पर ये कॉमन लाइन, जहाँ B नॉट इक्वल टू 0, A व B सहभाज्य पूर्णांक है, यहाँ तक लिख लोगे आप। अब उसके बाद अगर आप देखो पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे वर्ग किया था, और वर्ग जब करते हैं तो वर्ग में अकेला नंबर हो तो उसका वर्ग अंडर हट जाता है। ठीक है, यहाँ पे अंडर तो लगा हुआ है, लेकिन वर्ग करने से ये हटने वाला नहीं है। ठीक है, वर्ग करने पे कब हटता, जब यहाँ पर अकेली संख्या होती, जैसे 2√5 होता या √5 होता, तब ये हो सकता है ये हट जाता है। लेकिन यहाँ 3 माइनस 2√5 है, तो A माइनस B का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा, और उससे हटने वाला नहीं है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्ग करना सही नहीं है, वर्ग नहीं कर पाएंगे। तब हम इसमें एक थोड़ा सा अलग से यूज करेंगे कि हमें ये तो पता ही है √5 इसमें एक आया हुआ है नंबर, और √5 हमने पीछे के क्वेश्चन में प्रूव करा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके बाकी ये जो 3 है, 2 है, माइनस का निशान है, इसको यहाँ से हटाते हुए हम इनको यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि √5 की क्या वैल्यू आती है। बाकी मान यहाँ से हटाते जाएंगे पक्षांतरण के द्वारा। तो जैसे मैंने यहाँ 3 माइनस 2√5 बराबर A/B लिखा। अब सबसे पहले इस 3 को यहाँ से हटाएंगे, और इस 3 के आगे कौन सा निशान है ये देखना है। 3 प्लस का है ना, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो A/B माइनस 3, और 3 को मैंने 3/1 लिखा है, ये भी आपने लिखना है 3/1। अब इसको सोल्व कर लीजिए। B और 1 का नीचे गुणा कर दिया B, A का गुणा 1 से कराया तिरछा गुणा A, B का गुणा 3 से कर दिया 3B। इस तरह से हम दो संख्याओं का योग कर सकते हैं अगर वो संख्याएं बटे वाली है तो। इसके बाद इधर माइनस का 2√5 बचा है। अगले स्टेप में इसको सोल्व करके लिखा, तब भी ये नंबर सामने लिखा। अब √5 को हमने यहाँ रखना है, तो माइनस का 2 हट जाएगा, यहाँ से हटने के बाद में नीचे चला जाएगा। नीचे वाली संख्या इधर गुणा में है तो नीचे भाग में चला जाएगा, -2b। ओके, अब आप देखो A शुरू में हमने माना हुआ है, A क्या है, एक पूर्णांक है, B भी एक पूर्णांक है, A पूर्णांक B पूर्णांक। तो A पूर्णांक संख्या माइनस, अगर B पूर्णांक है तो उसका 3 गुना कर देंगे, तो वो भी क्या होगा, पूर्णांक ही तो होगा ना। तो A पूर्णांक है, माइनस में पूर्णांक संख्या, दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं। और बटा में माइनस का 2 भी है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। B पूर्णांक है तो इसका 2 गुना करोगे तो पूर्णांक आएगा, और -2 गुना करेंगे तो भी पूर्णांक आएगा। अब √5 बराबर आ गया पूर्णांक माइनस पूर्णांक संख्या बटा पूर्णांक संख्या। इन दोनों का घटाओ, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाते हैं तो हमेशा पूर्णांक ही आता है, याद रखना। ठीक है, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाने पर पूर्णांक संख्या आती है। तो इस तरह से पूर्णांक संख्या बटा पूर्णांक संख्या आ गई। और पूर्णांक संख्या बटा पूर्णांक संख्या क्या होती है, एक परिमेय संख्या की परिभाषा है। √5 क्या आ गया, एक परिमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये कथन गलत हो गया। तो लिख देंगे अतः 3 माइनस 2√5 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। और अगर इसको परिमेय मानना गलत सिद्ध हो रहा है तो 3 माइनस 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो ये था बच्चों अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं पर आधारित बेसिक कॉन्सेप्ट का पूरा चैप्टर का मैंने समझा दिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझने की आवश्यकता है, आप इसको पूरा आराम से देखना, वीडियो 1 बार 2 बार। लेकिन ये सारे टॉपिक अगर आपके क्लियर है ना, तो आप पूरे बोर्ड एग्जाम के अंदर इस चैप्टर के 4 में से 4 नंबर आप आसानी से ले पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा करने के बाद इसके प्लेलिस्ट में जाइए आप, वहाँ पर बाकी चैप्टर्स के भी वीडियो मैं लगातार अपडेट करूँगा, तो उनको भी आपने यहाँ से ज़रूर चेकआउट करना है, वीडियो को देखना है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।